हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटर आसिफ नवाज। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर के क्या क्या सिलेबस रहने वाले हैं, है ना। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ था कि एग्रीकल्चर में फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि एग्रोनॉमी में क्या क्या सिलेबस होते हैं। और एग्रोनॉमी में फर्स्ट सिलेबस हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट जो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, वो हमने क्या किया था, कवर कर लिया था, है ना। हमने जाना था कि इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी को हमने 8 पैरामीटर पे क्या किया था, उसे डिवाइड किया था और उसे अच्छी तरह से हमने 8 लेक्चरों में कंप्लीट किया हुआ है ना। तो मैं बता दूं उसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं, एग्जाम में क्या पूछने का पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ हमने उस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा एग्रोनॉमी में सेकेंड लेक्चर आता है वेदर एंड क्लाइमेट। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। वेदर एंड क्लाइमेट में बेसिकली दोस्तों हम जानते हैं मौसम और जलवायु। मौसम जलवायु हमारे कृषि से किस प्रकार संबंधित है, मौसम जलवायु का हमारे कृषि पर क्या असर पड़ता है, हमारे फसल उत्पादन में मौसम जलवायु के क्या महत्व हैं, है ना। बेसिकली दोस्तों हम इसमें जानेंगे टेम्परेचर क्या होते हैं, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होते हैं। इसमें हम जानेंगे कि सनलाइट क्या होते हैं, सनलाइट को किससे मेजर करते हैं, या हम जानेंगे इसमें कि वर्षा क्या होते हैं और वर्षा कितने टाइप के होते हैं, है ना। और हम वर्षा को किससे मेजर करते हैं वो जानेंगे हम इसमें। और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वेदर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ हम इसमें वेदर एंड क्लाइमेट में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैं बता दूं कि क्या होता है कि हमारा जो फसल होता है वो किस टेम्परेचर पे अच्छा डेवलप करेगा, वृद्धि विकास करेगा, वो हम जानेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसा मैंने बताया वो क्या होता है, फसलों को क्यों जरूरी होती है, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले होंगे। और बेसिकली हम इसमें जानेंगे कि जो सनलाइट होता है उसको हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, जो हमारा विंड वेन है उनमें क्या होता है, विंड वेन को हम जो विंड की डायरेक्शन को हम विंड वेन से मेजर करते हैं, और विंड की वेलोसिटी को किससे मेजर करेंगे, वो सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले होंगे। बेसिकली आइए हम आप लोगों को बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे DNS द्वारा जो है आप लोगों के लिए टारगेट बैच लॉन्च किया गया है। तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए। और हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से DNS एडुकेयर ऐप को आप डाउनलोड कर लें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 6387986764 है। आप इस पर 10 से 5 बजे के बीच कॉल करके कोई भी हेल्प ले सकते हो। हमारे ऐप से संबंधित कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएंगे। तो आइए अब हम जानेंगे कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या होते हैं और इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली वेदर एंड क्लाइमेट क्या है, मौसम और जलवायु, है ना। तो हम जानेंगे कि वेदर क्या है। वेदर क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा है कि अगर हम किसी जगह का जानना चाहें कि टेम्परेचर कितना है तो बहुत आसान है। आज के डेट में हम सब के मोबाइल में क्या है कि एक्वा वेदर पहले से वो क्या होता है, रहता है। हम जान पाते हैं कि जहां हमारा घर है वहां का टेम्परेचर क्या है, और किसी और जगह का हमें फाइंड करने का होता है तो वहां से सर्च करके देख लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है। तो बेसिकली वेदर क्या है कि ये हमें किसी पार्टिकुलर प्लेस का उस टाइम पे, है ना, हमें बताता है कि टेम्परेचर कितना है और वहाँ क्या विंड की वेलोसिटी है, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे वो बताता है। तो हम इसमें वही वेदर में पढ़ने वाले होंगे कि वेदर क्या है। वेदर बेसिकली फ्रेंड्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये वर्डिंग से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है, एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है, तो हमारा वेदर कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ये इट इज अ स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ प्लेस एट अ गिवन टाइम। एक पार्टिकुलर प्लेस जो हमें गिवन होता है किसी टाइम पे। वेदर बेसिकली क्या है कि हम अभी का अगर वेदर जाने तो टेम्परेचर कुछ और होगा, फिर 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद हम जाने तो उसका टेम्परेचर क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ और होगा। तो इसीलिए क्या होता है, वेदर क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो हमें जो गिवन प्लेस होंगे और हमें जो टाइम गिवन होगा उसमें हमें
टेम्परेचर या वहाँ की जो भी स्थिति होगी वो बताना होता है। लाइक क्या होता है कि वेदर, सनी वेदर हो सकते हैं, क्लाउडी वेदर हो सकते हैं या रेनी वेदर भी हो सकते हैं ना। तो वेदर हमने जाना मौसम को कहते हैं, और वेदर का स्टडी हम किस में करते हैं, मेट्रोलॉजी में, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि वेदर की स्टडी हम किस में करते हैं, तो मेट्रोलॉजी में। और वेदर हमारा क्या है फ्रेंड्स, एक ग्रीक वर्ड है ना। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है स्टडी ऑफ वेदर किस में करते हैं, मेट्रोलॉजी में। और फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है दोस्तों, डी एनवालिया, है ना। और इंडिया के फादर कौन है, LA रामदास। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है, वर्ल्ड में कौन है, डी एनवालिया, और इंडिया के कौन है, LA रामदास। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे हमारा आता है क्लाइमेट्स। क्लाइमेट्स क्या होते हैं, जलवायु। जलवायु बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, कि जलवायु क्या होते हैं कि ये लार्ज स्केल पे, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया का ये निकाला जाता है। 31 से 33 साल का ये एवरेज होता है। एक मान लीजिए किसी इंडिया में किसी प्लेस का हमें क्लाइमेट जानना है, तो वहाँ 31 से 33 साल के पुराने डाटाओं को देखा जाता है, तब उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट बताया जाता है। इट इज़ अ एवरेज सबमिशन ऑफ 31 to 33 ईयर्स, है ना। ये क्या होता है, 31 से 33 साल का वेदर का समेशन होता है, तब वहाँ साइंटिस्ट बताते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। इट इज़ ऑलवेज मेंशन फॉर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, ये हमेशा लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे मेंशन किया जाता है ना। अब मैंने बताया आपको कि वेदर के स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं, उसी तरह क्लाइमेट के स्टडी हम क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। और ये ग्रीक वर्ड है, स्टडी ऑफ क्लाइमेट किस में करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में। और फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कौन है, कोपेन, है ना। तो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं बता दूं वेदर एंड क्लाइमेट का वेटेज क्या होता है एग्जाम में। यहाँ से बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन बनते हैं, और मैक्सिमम आएंगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इनका ये वेटेज होता है वेदर एंड क्लाइमेट का। आगे आता है हमारा दोस्तों एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, वातावरण। हमारे आसपास जो भी चीज़ हम महसूस कर रहे हैं वो हमारा वातावरण है ना। इसमें हम जानेंगे कि हमारे वातावरण में कौन कौन से गैस हैं। लाइक ऑक्सीजन सभी लोग जानते हैं, नाइट्रोजन सभी लोग जानते हैं, हम आर्गन जानेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जानेंगे कि एटमॉस्फेयर में इन गैसों का क्या क्या कंपोजिशन है। और हम जानेंगे सॉइल एयर में इन गैसों का क्या क्या कंपोजिशन होता है। बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन सबको पता होता है, बट सॉइल एयर का किसी को नहीं पता होता, और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं दोस्तों, है ना। तो हम जानेंगे कि वातावरण हमारा क्या है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं सराउंडेड द अर्थ। और ये क्या होते हैं, हमारा वातावरण क्या होता है, अप टू 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। यानी कि हमारे जो वातावरण है वो 1600 किलोमीटर तक जो है फैला होता है ना अर्थ सरफेस से। और इट इज़ 99% मास ऑक्यूपाई होता है 40 किलोमीटर तक, है ना। हमारा क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से 40 किलोमीटर तक क्या होता है, 99% मास ऑक्यूपाई होता है पूरे एटमॉस्फेयर का। पूरे एटमॉस्फेयर का जो मास होगा वो ओनली 40 किलोमीटर तक में ऑक्यूपाई होता है, निहित होता है। 40 किलोमीटर के बाद क्या होता है, ओनली 1% मास होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। एज वेल एज जब हम क्या करते हैं, हाइट मतलब इंक्रीज होगी, ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जो हम अर्थ सरफेस से एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे जाएंगे तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करता है। और क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस क्या करते हैं, हमारे डिक्रीज करते हैं। यही रीज़न है कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा ओरिजिन ऑफ पॉइंट है। तो क्या होता है कि यह 40 किलोमीटर का ये दायरा है, तो यहाँ तक क्या है कि गैस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और यही 40 किलोमीटर के बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा गैस का डेंसिटी क्या है, बहुत कम है ना। वहाँ गैस की डेंसिटी डिक्रीज करेगी, बस जो हम इससे ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा और डेंसिटी ऑफ गैस क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। तो आइए हम अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ये आ गया हमारा कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के हमारे गैस के कंपोजिशन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पे क्या करो कि आप कहो तो मैं 4-5 स्टार मार दूँ, जितने स्टार कहो मैं यहाँ लगा दूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितने हैं, तो 78% है। वही हमारे सॉइल में कितने हैं, 78.8% है। मोर देन एटमॉस्फेयर सॉइल ईयर में हमारा क्या है, नाइट्रोजन 8.8% क्या है, ज़्यादा होते हैं। और इसलिए क्वेश्चन सॉइल ईयर से ही पूछे जाते हैं, ना कि एटमॉस्फेयर से, है ना।
तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितने हैं, तो 21% होते हैं एटमॉस्फेयर में, और वहीं हमारे सॉइल एयर में कितने हैं, 21% है। लेस देन मैंने लिखा है तो यहाँ पे 29.93% होते हैं समथिंग, तो मैंने यही लिखा हुआ है, तो आपको यही लर्न करना है ना। वही हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर में आर्गन का कंपोजिशन कितना है, तो 0.93% क्या है एटमॉस्फेयर में होते हैं, और वहीं हमारे सॉइल एयर में भी कितने होते हैं, 0.93% होते हैं। बेसिकली दोस्तों ये आप CO2 को आसान मत लो, ज़्यादा ये खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है ना, पॉइजन है ये एटमॉस्फेयर गैस में। CO2 क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% होते हैं ना, 0.03% होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। वहीं सॉइल एयर में क्या होता है, ये 8 to 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाते हैं, है ना। तो ये 0.25 से 0.30% हो जाते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है कि याद रखने का एक अच्छा कंसेप्ट है जो मैंने आजमाया था, कि हमें तो सबको पता होता है कि एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, तो 0.03%। इनका आपको क्या करना है, 10% इंक्रीज कर देना है। आप जब इनका 10% इंक्रीज करोगे ना, जब आप इनका 10% इंक्रीज करोगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.30% हो जाएगा, किसका, सॉइल एयर का। तो आपको बस इसी तरह याद रखना है कि एटमॉस्फेयर से 10% ज़्यादा होते हैं, सॉइल एयर में 8 to 10 टाइम्स मोर होते हैं। 8 टाइम्स होंगे तो 0.25 और 10 टाइम्स होंगे तो 0.30। तो मैंने ये दोनों लिखा हुआ है, आपको ये इसी तरह याद करना है कि सॉइल एयर में CO2 का कंसंट्रेशन 0.25 से 0.30 होता है। और क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यही CO2 से क्वेश्चन बनते हैं, और इसी को आपको अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। आप क्या करो, देखो दोस्तों बेसिकली क्या मैं हमेशा क्या करता हूँ कि स्टार पॉइंट लगाते जाता हूँ। इसका रीज़न ये है ना कि जब मैं भी स्टडी क्या करता था तो ये चीज़ क्या करता था कि आप क्या करो, प्रॉपर नोट्स तो आप बनाओ, एक प्रॉपर वे में बनाओ, लेकिन जहाँ मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ तो आप भी उसे क्या करो, स्टार मार्क, या आपको जो लगे आप वो चीज़ क्या करो, कर लो। उससे आपको क्या होगा दोस्तों, बेसिकली जब आप एग्जाम टाइम में आप पेज पलटोगे, रिवीजन करोगे, तो वो आपको पहले दिखेंगे कि जो आप क्या किए होगे, स्टार मार्क किए होगे, तो आपको उस टाइम में पता होगा कि हमें ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है ना। तो इसलिए आप क्या करो, उसे हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो, जो मन करे कर लो। क्योंकि मैं तो स्टार मार्क क्या करता था, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को आपको वो बताया। तो आइए हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2, जैसे कि वहाँ पे मैंने गैस का बताया कि 0.03% एटमॉस्फेयर में होता है, और सॉइल में 8 to 10 टाइम्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो 0.25 से 0.30% होते हैं। उसी तरह अगर आपको क्या करे, वो परसेंट में ना पूछकर कंसंट्रेशन पूछ ले CO2 का एयर में, तो 360 से 400 ppm क्या होते हैं, ये कंसंट्रेशन होता है ppm में, है ना, कि कहाँ, एयर का होता है ना। डे बाय डे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि CO2 का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, हमारा बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के कारण हमारा CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि सॉइल कंटेन्स 8 to 10 टाइम्स मोर CO2 एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, है ना। आइए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिवाइड इनटू पार्ट्स, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर के बेसिस पे ये 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। वो 4 पार्ट कौन से हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है और हमारा थर्मोस्फेयर है। तो ये 4 पार्ट हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या इनके इंपॉर्टेंस हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ। बेसिकली जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ही लिखा हुआ है कि जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। लाइक बारिश होना, मौसम, जो बारिश होने से पहले अगर मौसम में आसमान में अगर बिजली गरजते हैं, वो सारे फिनोमिना किस में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे एरोप्लेन वगैरह भी जो उड़ते हैं वो किस लेयर में उड़ते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। लाइक जितने भी फिनोमिना होते हैं वो सारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ऑल वेदर इवेंट किस में होंगे, ट्रोपोस्फेयर में होंगे। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर होगा। ये हमारा क्या है कि वार्मेस्ट लेयर होता है। उसके बाद हमारा मेसोस्फेयर आता है जो हमारा
कोल्ड लेयर होता है, और लास्ट हम क्या पढ़ने वाले होंगे, थर्मोस्फेयर। अब हम इन सबको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे और पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या इनके फीचर होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है, ट्रोपोस्फेयर। तो इसमें बेसिकली पहला पॉइंट हमने आप लोगों को पहले बता दिया है कि ऑल वेदर फिनोमिना किस में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी होती है, तो ट्रोपोस्फेयर 0 से 18 किलोमीटर तक फैले होते हैं। 18 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है। और बेसिकली हम जाने तो 0 से 18, अगर आपको ऑप्शन में ना मिले तो 8 से 18 किलोमीटर आपको याद रखने हैं। और जो हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि 40 to 40 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर का 99% मास ऑक्यूपाई होता है। उस 99% मास में से ट्रोपोस्फियर में 85% मास क्या होता है, ऑक्यूपाई होता है पूरे एटमॉस्फेयर का, इसलिए हम इसे हैवीएस्ट लेयर कहते हैं। तो क्वेश्चन ये इन्हीं छोटे छोटे वर्ड से बनते हैं। ये जो है कि आप लोगों को या तो पूछ लिया जाएगा ट्रोपोस्फियर में जो होते हैं सारे वेदर फिनोमिना कहाँ होते हैं, तो ट्रोपोस्फियर में होते हैं। इनका हाइट कितना होता है, 0 से 18 किलोमीटर। या आपको पूछ लिया जाएगा हैवीएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो हैवीएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन से होते हैं, ट्रोपोस्फियर होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो ये पूछ लिए जाते हैं हैवीएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ट्रोपोस्फियर होते हैं ना। अब हम इसमें जानेंगे कि ये लेफ्ट रेट क्या होता है। बेसिकली दोस्तों की क्या होता है कि जो हम एल्टीट्यूड को अचीव करते हैं, हम ऊपर जो हम जाते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, तो हमारा जो टेम्परेचर है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से वो डिक्रीज करता है ना। अगर हमारा टेम्परेचर अर्थ पे 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हम जो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाएंगे, एल्टीट्यूड को अचीव करेंगे, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से वो क्या होता है, वो डिक्रीज करने लगता है। इसी को हम लैप्स रेट कहते हैं। लैप्स रेट मतलब हमारे टेम्परेचर में गिरावट, जो हम गिरावट देखते हैं, है ना। ये ड्राई एयर का है, जो मैंने बताया हुआ है, ये 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के लेफ्ट से वो डिक्रीज करता है। ये आप उतना मैटर नहीं करो तो सही है ना। बाकी मैंने ये ड्राई एयर का बताया हुआ है। ड्राई एयर क्या होता है, जब मई जून के टाइम में जो गर्म हवाएं बहती हैं, उस टाइम में अगर हम एल्टीट्यूड को अचीव करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो वो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से वो डिक्रीज करता है। बेसिकली क्वेश्चन ये बनते हैं कि लैप्स रेट हमारा क्या होता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है जब हम ट्रोपोस्फियर लेयर में, यानी हम हाइट को, एल्टीट्यूड को अचीव करेंगे, है ना। आगे हमारा है कि ऑल, मैंने पहले बताया ये, और ये जो क्वेश्चन बनेंगे ना, जो मैं आप लोगों को हिंट दे दिया हूँ, पहला तो ऑल वेदर फिनोमिना कौन से लेयर में होते हैं, दूसरा हैवीएस्ट लेयर हमारे एटमॉस्फेयर का कौन सा है ना, लैप्स रेट क्या कितने डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करते हैं। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ऑल वेदर फिनोमिना लाइक बारिश होना, लाइक रेन, स्टॉर्म, बोल्टिंग, मेक इन ट्रोपोस्फेयर, ये सारे चीज किसमें होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। स्टॉर्म क्या होता है दोस्तों, बादल गरजना और बिजली गिरना। बोल्टिंग, बिजली जो कहीं कहीं आप न्यूज में देखते हो कि बिजली पता चलता है किसी प्लेस पे बिजली गिर गई, है ना। तो वो सारा फिनोमिना किसमें होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, वो तो हमने जाना कि ट्रोपोस्फियर क्या होता है, 0 से 18 किलोमीटर तक के रेंज को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अब 18 से 50 किलोमीटर तक के रेंज को हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, है ना। और इनका कीवर्ड क्या है कि जो हम स्ट्रेटोस्फियर में मतलब हाइट को अचीव करेंगे, हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना। पहले हमने जाना कि ट्रोपोस्फियर में जो हम हाइट, ये हमारा ट्रोपोस्फियर है ना, और ये हमारा स्ट्रेटोस्फियर है। तो हम हाइट अचीव करेंगे तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो डिक्रीज करता है ना। बट जब हम ट्रोपोस्फियर से ऊपर निकलते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है ना। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वार्मेस्ट लेयर कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी यही बनेंगे, हैवीएस्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, है ना। लैप्स रेट किस हिसाब से डिक्रीज करता है, वो क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि वार्मेस्ट लेयर क्या होते हैं, तो वार्मेस्ट लेयर हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है। जो हम एल्टीट्यूड को अचीव करेंगे स्ट्रेटोस्फियर में, तो हमारा वो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है ऊपर जाने पे, कहाँ तक, स्ट्रेटोस्फियर तक। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वार्मेस्ट लेयर कहते हैं, वार्म लेयर इसे हम कहते हैं ना। तो हमने जाना कि ट्रोपोस्फियर में क्या फीचर है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या फीचर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आइए हम आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली क्या होते हैं कि
और स्ट्रेटोस्फेयर के फीचर क्या है कि जो हमारा ओजोन लेयर है, जो हमें सौर की पराबैंगनी जो भी हमारा यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिससे जो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो लेयर हमारा ओजोन लेयर होता है। और ये लेयर कहाँ पाया जाता है? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ना। स्ट्रेटोस्फेयर के निचले लेयर में हमारा ये ओजोन लेयर पाया जाता है। इसका काम क्या है फ्रेंड्स? ये क्या करता है कि सौर विकिरण में जो यूवी रेडिएशन होते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रे होते हैं, जो अगर हमारे स्किन पे पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएंगे, बहुत सारे तमाम डिजीज वगैरह क्या होते हैं यूवी लाइट से होने लगते हैं। तो इसलिए उन लेयर से हमारा प्रोटेक्शन कौन करता है? तो ओजोन लेयर करता है। और ये ओजोन लेयर अगर नहीं होता तो आज यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो बहुत वार्म होता, बहुत गर्म होता, और यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी। लेकिन ये ओजोन लेयर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ? ओजोन फाउंड इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर विच इज नोन एज ओजोनोस्फेयर। तो क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि पहला कि ओजोन लेयर कौन से मतलब एटमॉस्फेयर के लेयर में पाए जाते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। दूसरा बन जाएंगे कि ओजोनोस्फेयर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर को, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर को हम ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है, इससे हम इसे ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जैसा कि मैंने बताया, इसे हम यूवी लाइट कहते हैं। उससे ये हमारा क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। तो हमने अभी तक में जाना कि ट्रोपोस्फेयर के क्या फीचर थे। ट्रोपोस्फेयर के क्या फीचर थे? 0 से 18 किलोमीटर तक होता है ना। और इनका लेफ्ट रेट हमने जाना, है ना। और वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ये क्या होता है? हैवीएस्ट लेयर होता है ना। और नेक्स्ट हमने जाना स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 50 किलोमीटर तक के रेंज में होते हैं, और हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ये वार्मेस्ट लेयर होता है। और ओजोन हमारा इसी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ना। और ये क्या इस लेयर को हम ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। किस कारण? ओजोन के कारण इसे क्या कहते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। अब आगे का हमारा क्या है? मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या है? 18 से 50 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर था। अब 50 से हमारा 80 किलोमीटर तक क्या होगा? मेसोस्फेयर होगा, ठीक है। सडन फॉल इन टेम्परेचर विथ हाइट। उसमें हमारा ट्रोपोस्फेयर में क्या था कि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमने क्या जाना कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब इसमें हम क्या जानेंगे कि टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करता है। इसे कोल्डेस्ट लेयर भी कहते हैं मेसोस्फेयर को, है ना। मैंने पीछे वहाँ लिखा हुआ था कि इसे हम कोल्डेस्ट लेयर भी कहते हैं ना, कोल्डेस्ट, इसे हम कोल्डेस्ट लेयर भी कहते हैं, है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है बेसिकली दोस्तों, इसे कैसे याद रखा जाए? मैंने एक दिमाग में बैठा लिया था कि कैसे याद रखा जाए। पहला क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। आप इसे एक सीक्वेंस में अपने दिमाग में बैठा लो। पहले टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, फिर क्या होंगे? स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर क्या होगा? हमारा मेसोस्फेयर में टेम्परेचर सडनली डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो आप इसे सीक्वेंस में याद कर लो तो आपको याद रहेगा। तो मेसोस्फेयर हमारा क्या होता है? कोल्डेस्ट लेयर होता है। इनके ज़्यादा फीचर नहीं है। क्वेश्चन बस उन्हीं दो लेयर से बनते हैं, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर से। लास्ट हमारा स्फीयर कौन सा है? थर्मोस्फेयर। ये 80 से 16 किलोमीटर तक का होता है। और यहाँ पे क्या होता है? हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, है ना। हाइट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ओके, आगे हमारा थर्मोस्फेयर के बाद क्या होता है? थर्मोस्फेयर में क्या होता है? हमारा आयनोस्फेयर होता है। और ये लोअर थर्मोस्फेयर को क्या कहते हैं? आयनोस्फेयर कहते हैं, है ना। और एक्सोस्फेयर क्या होता है फ्रेंड्स? आउटर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। मान लिया जाए ये क्या है हमारा? ये क्या हमारा थर्मोस्फेयर है। ओके, ये हमारा थर्मोस्फेयर है। तो ये नीचे वाले लेयर को हम क्या कहेंगे? आयनोस्फेयर। और ये ऊपर वाले स्फीयर को हम क्या कहेंगे? एक्सोस्फेयर। तो ये हमारा नीचे वाला क्या है? थर्मोस्फेयर है ना। तो वही वहाँ पे लिखा हुआ आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, आउटर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर। ये हमारा क्या है? आउटर पार्ट है थर्मोस्फेयर का। और ये क्या है? लोअर पार्ट है थर्मोस्फेयर का। और ये क्या हमारा? थर्मोस्फेयर है ना। तो हमने जाना कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से लेयर होते हैं, है ना। और उन लेयर के क्या क्या फीचर हैं, हमारा एटमॉस्फेयर कितने पार्ट में डिवाइड है, उनमें क्या क्या फीचर था हमने जाना। अब हम जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर के, जलवायु के, मौसम के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे कृषि को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान में रखकर ही हमारे किसान कृषि करते हैं, फसल उगाते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्या क्या हम उनमें जानेंगे। सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण क्या होते हैं वो हम
हम इसमें जानेंगे। ओके, सोलर रेडिएशन पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो जानेंगे, विंड क्या होते हैं, ओके, विंड वेलोसिटी क्या है, विंड का डायरेक्शन फाइंड करना हो कि हवा किस दिशा में बह रही है तो वो हम जानेंगे, ह्यूमिडिटी आर्द्रता जानेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है वो जानेंगे, क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा क्लाउड किस टाइप का होता है और हमारी कृषि के लिए कौन सा क्लाउड बेनिफिशियल होता है, किस क्लाउड के कारण क्या होता है कि बारिश होती है, और साथ में हमारा क्या है प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण बारिश होना, है ना। ये सारे चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले होंगे। तो हमारा पहला क्या है सोलर रेडिएशन। तो आइए हम पहला देखते हैं अपना सोलर रेडिएशन क्या है, सौर विकिरण। ओके, तो इसमें हम बेसिकली पहला पढ़ेंगे सोलर रेडिएशन। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। हमारा सन क्या है कि एनर्जी का सोर्स है, क्या है सन है। हमें जो एनर्जी मिलता है अर्थ पे जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है सन है, और सन से जो हमारे अर्थ का डिस्टेंस कितना है 150 मिलियन किलोमीटर, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। ये काम का नहीं है, एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बट हमारा एक नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई पूछ ले तो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कोई पूछ लेता है। अगर आप क्या होता है कि बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो वो गांव जाएंगे जब तो पूछेंगे चलो बताओ तुम क्या एग्रीकल्चर में पढ़ के आए हो, तो वहाँ पूछ लिए जाते हैं और आप अपनी बेइज्जती मत कराओ, अब आपकी बेइज्जती नहीं होगी तो मेरी भी बेइज्जती नहीं होगी, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये डिस्टेंस है हमारे सन का हमारे अर्थ से, ठीक है। और सनलाइट को हमारे अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, आज तक आप पढ़े होंगे 8 मिनट, बट एक्चुअल क्या होता है 8 मिनट 20 सेकेंड होते हैं, यानी कि 500 सेकेंड होते हैं। सनलाइट को हमारे अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। सोलर रेडिएशन को हम जिस मेथड से मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं पायरोनोमीटर। और ये एग्जाम में दोस्तों ये मेरे एंट्रेंस में भी आया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। सोलर रेडिएशन को हम किससे मेजर करते हैं, तो पायरोनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम क्या कहते हैं पायरोनोमीटर से हम सोलर रेडिएशन को सौर विकिरण को मेजर करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन है ना, ये कंपेबल स्टोक एंड कर्व कट, ये क्या होता है कंपेबल स्टोक एक इंस्ट्रूमेंट है, और या इसी को दूसरा क्या होता है कर्व कट। इससे क्या करते हैं हम इसकी इंटेंसिटी मतलब सनलाइट में सौर विकिरण में जो सूर्य की किरणें आती हैं उनमें कितना तीव्रता है, कितना तीक्ष्णता है, क्या होता है जब मई जून के टाइम में जब हम 12-1 बजे 2 बजे धूप में निकलते हैं तो बदन जलने लगता है, हम दौड़ के भागते हैं, छाई खोजते हैं, पेड़ पौधे खोजते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों कि आप कम से कम पेड़ पौधे को लगा नहीं सकते तो पेड़ पौधे को आप काटने से बचें। अपने आस पड़ोस फैमिली में भी अपने गांव में ये बताएं कि पेड़ पौधे नहीं काटना है और लगाना है, क्योंकि वातावरण को बचाना है ना। तो हम सूर्य की कितनी तीक्ष्णता है, कितना उनमें गर्मी जो महसूस करते हैं, तीक्ष्णता बोले तो जो गर्मी महसूस करते हैं, बदन जलने लगता है, छाए में भागते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए हम कंपेबल स्टोक या कर्व काट का हम क्या करते हैं यूज करते हैं। अब इसमें आगे क्या है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आगे हम जानेंगे कि जो हमारा सोलर रेडिएशन है सौर विकिरण है, हम जानेंगे कि मैक्सिमम सनलाइट का एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ब्लैक जो ब्लैक कलर होते हैं या जो ब्लैक जो भी चीज़ होती है दोस्तों वो क्या करते हैं कि सनलाइट जो कि सूर्य की प्रकाश है ब्लैक कलर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आप देखते होंगे कोई भी जो ब्लैक सामान है वो जल्दी क्या होते हैं गर्म हो जाते हैं। आप जो है ब्लैक यानी कि काली टी शर्ट पहन के या काला कुछ भी आप पहनो, आप गर्मी में धूप में निकलो तो आपका बदन तुरंत हीट हो जाएगा, या काला कोई सामान धूप में रख दो वो दूसरे कलर के अपेक्षा वो क्या होगा जल्दी गर्म हो जाता है। अगर आप ये सिंपल सा एक वो है आप फाइंड कर सकते हो अपने घर में, गर्मी का मौसम आ रहा है, आप ये कर आजमा लेना कि क्यों ऐसा होता है। तो आप एक ब्लैक कलर का कुछ धूप में रख देना, एक दूसरे कलर का धूप में रख देना, व्हाइट ब्लू जो भी होगा, तो आप देखोगे कि ब्लैक कलर में क्या होगा कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा कंपेयर टू अदर कलर, है ना। तो ब्लैक कलर में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है और व्हाइट कलर में सबसे कम मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है ना। आगे हम जानेंगे कि ये देखो मैंने फिगर के अकॉर्डिंग समझाया हुआ है कि सनलाइट अर्थ पे पड़ा है ना, कुछ सनलाइट एब्जॉर्ब हो गए, कुछ सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गए, है ना। अब हम जानेंगे कि एल्बिडो क्या है ना, इसी में हम जानेंगे एल्बिडो बेसिकली होते क्या है कि जो सोलर विकिरण आते हैं सोलर रेडिएशन उसमें से क्या होते हैं जो सौर विकिरण किसी वस्तु द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं एल्बिडो कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ का एग्जाम्पल बताया हुआ है कि एल्बिडो मैक्सिमम और मिनिमम किसका होता है। एल्बिडो यहाँ पे मैंने बताया है कि टोटल रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, जो सौर विकिरण किसी वस्तु द्वारा
वापस भेज दिए जाते हैं। ये सौर विकिरण आए किसी अर्थ सरफेस पे आए, किसी वस्तु पे पड़ा, कुछ सनलाइट एब्जॉर्ब कर लिए गए, कुछ सनलाइट रिफ्लेक्ट कर दिए गए, रिफ्लेक्ट एल्बिडो है ना, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिए गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्बिडो कहेंगे। यानी कि जो सौर विकिरण रिफ्लेक्ट कर लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। मैक्सिमम एल्बिडो किसका होता है, एल्बिडो मतलब दोस्तों कि जो सौर विकिरण क्या हो, रिफ्लेक्ट कर दिए जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो मैक्सिमम एल्बिडो किसका होता है, आइस का 94%। ये क्या करते हैं, 94% सौर विकिरण को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वहीं पे मिनिमम सबसे कम किसका होता है, चारकोल का, है ना। पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि मिनिमम, मैक्सिमम तो नहीं पूछता है, सबको पता होता है कि क्या होगा, आइस का होगा। आइस क्या करता है, मैक्सिमम 94% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। बट मिनिमम क्या होता है, चारकोल। चारकोल क्या होता है दोस्तों, जो कोयला बोलते हैं, कोयला उसी को कहते हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि 4% ओनली सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है चारकोल द्वारा। और क्रोप कैनोपी का कितना होता है, ये तो हमने मैक्सिमम जाना कि आइस का होता है, मिनिमम चारकोल का होता है। और क्रोप कैनोपी का कितना होता है, 30 से 35%। 30 से 35% ही सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब हमारा आने वाला है इस टॉपिक में, ये हमारा है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट कितना होता है हमारा, जो क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वेदर एंड क्लाइमेट का, कि सोलर कांस्टेंट कितना होता है। तो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब हुआ कि अगर 1.94 कैलोरी एनर्जी पर सेंटीमीटर एरिया, ये हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, इस पे 1.94 कैलोरी एनर्जी 1 मिनट तक अगर पड़ेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, सोलर कांस्टेंट कहेंगे। 1.94 कैलोरी एनर्जी 1 सेंटीमीटर एरिया पे 1 मिनट तक अगर पड़ रही है ना, तो इस जो हम इसमें फाइंड करेंगे सोलर कांस्टेंट कितना है ना, तो वो कितना होता है, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सोलर कांस्टेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेदर एंड क्लाइमेट का, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सोलर कांस्टेंट कितना होता है। तो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बहुत, अगर आपको क्या एग्जामिनर क्वेश्चन में ट्विस्ट करना चाहते हैं वो तो ये सेम रखेगा, बट यहाँ के यूनिट में वो क्या करते हैं, वेरिएबल ला देते हैं, और जो बच्चे अच्छे से नहीं देखे होते इन यूनिट को, वो गलती करके आते हैं, गलती करने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको ये पूरा याद करना है, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो आप पॉजिटिव मार्क्स यानी कि मार्क्स गेन करोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, स्पीड में मार दोगे, पर सेंटीमीटर के स्क्वायर की जगह किलोमीटर हुआ, आपको लगेगा कि मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन नहीं, आप अच्छे से सारे ऑप्शन देखोगे तो आप मार्क्स गेन करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, फोटो एक्टिव रेडिएशन। फोटो एक्टिव रेडिएशन क्या होता है बेसिकली दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा होता है PAR फोटो एक्टिव रेडिएशन। या फोटो एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, है ना। इसी को अगर एग्जाम में ये नहीं आया तो 400 से 700 नैनोमीटर, ये नहीं आया तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। ये 3 इसके पैरामीटर हैं फोटो एक्टिव रेडिएशन के। तो एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये क्वेश्चन हो गया। अब बाकी पीछे जो मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, तो ये सारी चीज पूछ लिए जाते हैं कि फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितना होता है, 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर होते हैं। आइए आगे देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेड लाइट में होता है। जो हमारा प्लांट, जो हमारा जो पौधा है, फसल है, वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस लाइट में करती है, जो सूर्य विकिरण आते हैं उसमें 7 कलर होते हैं ना। हमने पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा विबग्योर, ये ट्रिक होता है ना, ये विबग्योर ट्रिक होता है ना। तो इसमें जो हमारा रेड लाइट है, रेड लाइट में है ना, तो जो हमारा रेड लाइट होता है विबग्योर, है ना, तो जो हमारा रेड लाइट होता है इसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। हमारा जो प्लांट होता है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होता है, मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होता है। क्योंकि हमारे सौर विकिरण में 7 प्रकार की किरणें पाई जाती हैं, तो जिस किरण में मतलब कि ज़्यादा रेड लाइट होगा, मैक्सिमम होगा रेड लाइट, मतलब वो प्लांट को पड़ेगा, तो वो प्लांट हमारा क्या करेगा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेंगे, और मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे अभी हमारा
कुछ है या कंप्लीट। हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ वेदर एंड क्लाइमेट का। हमने आपको बताया कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या बनते हैं, और मैंने ये भी बताया कि इससे पहले हम लोगों ने एक यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी कंप्लीट कर लिया है और उसके क्या क्या पैरामीटर थे वो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी को हमने जो क्लासिफाइड किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप 8 पैरामीटर पे कंप्लीट किया था। आई होप आप लर्न कर लिए होंगे अच्छे से, और कोई भी अगर आपको डाउट उसमें रह गई हो तो हम क्या करेंगे, हम आप एक लाइव इंटरेक्शन क्लास करेंगे, उसमें कोई भी डाउट हो तो वो हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। थैंक यू।